हाय गाइस, हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट। मेरा नाम है चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पहुंचे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स के फ्रेमवर्क पर। मतलब वो जो कौन से फ्रेमवर्क होंगे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंट्रोल्स को एस्टेब्लिश किया जा सके। क्योंकि हमने पढ़ा था रिस्क के बारे में, हमने पढ़ लिया था रिस्क को, हमने कैटेगराइज कर लिया था और रिस्क असेसमेंट कर लिया था। रिस्क असेसमेंट करने के बाद कंट्रोल्स पर आ गए थे और फिर हमने जाना था कि कई टाइप के कंट्रोल्स होते हैं और किस स्टेज में कौन से कंट्रोल्स लगाने हैं, कहाँ पर प्रिवेंटिव कंट्रोल लगाने, कहाँ डिटेक्टिव कंट्रोल लगाने, कहाँ एग्जिस्टेंस कंट्रोल लगाने और कहाँ डायरेक्टिव कंट्रोल्स लगाने। तो पहली स्टेज में डायरेक्टिव कंट्रोल्स लगेंगे, फिर उसके बाद प्रिवेंटिव कंट्रोल्स लगेंगे, फिर उसके बाद डिटेक्टिव होगा, फिर करेक्टिव होगा, फिर एग्जिस्टेंस कंट्रोल्स होगा। एग्जिस्टेंस कंट्रोल्स वहाँ पर लगेंगे जहाँ पर बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग है। उसके बाद हमने ये जाना था कि कंट्रोल्स जो हैं वो कई जगह पर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि वहाँ उसमें बिजनेस रिस्क भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो कई जगह पर हम रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कंट्रोल्स लगाएंगे। रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए नहीं, मिटिगेट करने के लिए। रिस्क को हम 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, केवल मिटिगेट कर सकते हैं और उसी के लिए हम कंट्रोल्स लगाते हैं। तो कंट्रोल्स लगाएंगे तो कुछ बिजनेस रिस्क आ सकता है। मतलब अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल्स लगाएंगे तो हमारे बिजनेस में इफेक्ट आ सकता है, हमारी कॉस्ट में इफेक्ट आ सकता है, जो सिस्टम है उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में फ़र्क आ सकता है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि अगर हमने कंटिन्यूस स्कैनिंग में लगा रखा है, IDS भी है, फायरवॉल्स भी हैं और एंटीवायरस भी लगा रखा है, तो क्या होता है, सिस्टम जो है कि रिस्पॉन्सिवनेस कम हो जाती है, उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी कम हो जाती है। और पर्टिकुलरली BPOs में जहाँ पर कॉल सेंटर्स होते हैं वहाँ पर वॉइस कॉल्स होती है, वो डायरेक्टली जानी चाहिए, उसमें डिले नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर ऑपरेशनल एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल्स देखेंगे और बैलेंसिंग ऑफ कंट्रोल्स और रिस्क को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और फिर हमने ये पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब कंट्रोल्स को फाइन ट्यून करने की कोशिश करेंगे, पॉलिसी, प्रोसीजर्स और इन सारी चीज़ों को एक फाइन ट्यून करने की कोशिश करेंगे, तभी एक सही तरीके का रिस्क मैनेजमेंट हो सकेगा। तो उसके लिए हम इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल का फ्रेमवर्क क्रिएट करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेमवर्क क्रिएट करेंगे। और इस फ्रेमवर्क को क्रिएट करने के लिए कुछ क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हमने ये जाना था कि टॉप मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है और उसका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। कई जगह पर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, टॉप मैनेजमेंट के पास वो नॉलेज नहीं होती है और कई जगह पर सपोर्ट नहीं होता है, वेस्टेड इंटरेस्ट बैठे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सपोर्ट नहीं होता है। या तो अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से कई जगह पर रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो पाता है और कई जगह में वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि बजट एलोकेशन होना चाहिए, पैसा नहीं है। और बजट किस तरीके का होना चाहिए, मॉनेटरी बजट और ह्यूमन रिसोर्स बजट, हेडकाउंट बजट, दोनों बजट एलोकेटेड होना चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन वाइड अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन के लोगों में अवेयरनेस नहीं है, टॉप मैनेजमेंट सिंसियर है, टॉप मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ऐसा है लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन है वो की बिजनेस रिसोर्स की तरह यूज़ होने लगा है। इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, डेटा एसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है और ये ऑटोमेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। सर्वाइवल के लिए ऑटोमेशन ज़रूरी है और उसके बाद ऑटोमेशन क्या चीज़ को जन्म देता है, डेटा या सेंसर्स को जन्म देता है। सेंसर्स डेटा देते हैं और उसी से हम ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं। तो कई ऑर्गेनाइजेशन में डेटा को इंपॉर्टेंट माना ही नहीं जाता है, डेटा की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्गेनाइजेशन को बताना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को समझाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि $100 बिलियन की फेसबुक कंपनी और $1900 बिलियन का पूरी इंडिया की GDP है। उन्हें ये समझाना पड़ेगा जो आपका व्हाट्सएप है वो $19 बिलियन में 50 लोग काम करते थे और हिंदुस्तान $1900 बिलियन में 125 करोड़ भारतीय काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस, इस बात की अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है कि इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन वाइड अवेयरनेस होनी ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है कि इन्फॉर्मेशन एक की रिसोर्स है, डेटा एक की रिसोर्स है और उसे हमें प्रोटेक्ट करना है। डेटा की वजह से ही ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट हम पढ़ रहे हैं। डेटा पहले क्या होता था, डेटा बुक्स में होता था, किताबों में होता था, वो डेटा निकल कर बाहर आ गया है, अब वो डेटा मूव कर रहा है, वहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं।
तो इस चीज़ की अवेयरनेस और इस चीज़ के बारे में ऑर्गेनाइजेशंस को अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को अवेयर नहीं है, आईटी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को अवेयर नहीं है। वहाँ पर मूड्स लॉ के बारे में पता नहीं है कि किस तरीके से उनको फीलिंग है, लेकिन उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है मूड्स लॉ की। मूड्स लॉ के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हर पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी मूव कर रही है, पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल तरीके से मूव कर रही है। पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, मूड्स लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स 1 इंच बाई 1 इंच सीपीयू में हर 18 महीने में ट्रांजिस्टर डबल हो जाते हैं। और 30th स्टेप में 100 बिलियन, अगर अभी 2 ट्रांजिस्टर हैं, कल 4 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, तो 30th स्टेप में वो 1 बिलियन ट्रांजिस्टर्स हो जाएंगे। पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ऑर्गेनाइजेशन को पता नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन को ये पता नहीं है कि इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा बहुत इन्फॉर्मेशन है, डेटा और इन्फॉर्मेशन एक की बिजनेस रिसोर्स है और उसको प्रोटेक्ट करना है। ये इसके बारे में सेंसिटिविटी नहीं है, इसके पीछे जो लॉजिक है वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उसका फील नहीं हो पा रहा है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जो क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, सबसे क्रिटिकल रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन एसेट को इन्वेंटरी और क्लासीफाई करना है। इन्फॉर्मेशन एसेट के बारे में भी आपको जानकारी नहीं है, आपके वहाँ फिक्स्ड एसेट नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, आपको पता नहीं कौन सा सॉफ्टवेयर है और कौन सी वर्जन का सॉफ्टवेयर है, आपको ये पता नहीं डेटा कहाँ पर है, तो फिर प्रॉब्लम है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ अलाइनमेंट होना है, गोल कॉन्ग्रुएंस होना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन में गोल कॉन्ग्रुएंस होना बहुत जरूरी है। और फिर आप टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई करोगे और रिलेटेड इनेबलिंग रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करोगे, जिससे कि जो कि रिस्क कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स में यूज़ किए जाएंगे, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स को इनेबल करने के लिए यूज़ किए जाएंगे, जैसे लोगों की सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी। तो पर्सनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल सिक्योरिटी वायलेट होती है तो आपका कंट्रोल्स वायलेट होते हैं, फिजिकल और इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, मैनेजमेंट या नेटवर्क की सिक्योरिटी, उसके बाद आइडेंटिटी मैनेजमेंट, एक्सेस कंट्रोल्स, उसके बाद सिस्टम डेवलपमेंट में कंट्रोल्स लगे हैं कि नहीं, बिजनेस कंटिन्यूटी में कंट्रोल्स, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग है कि नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको न केवल इंफॉर्मेशन एसेट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उनको क्लासीफाई करना पड़ेगा, ये टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, ये डेटा एसेट है, ये सॉफ्टवेयर है, और उसको रिक्लासीफाई करना पड़ेगा कि टॉप सीक्रेट है, सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल है, सेंसिटिव है, अनक्लासिफाइड है, इस तरह क्लासीफाई करना पड़ेगा। बल्कि आपको पर्सनल सिक्योरिटीज़ रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, क्योंकि कंट्रोल आपको एक कंट्रोल लाना है, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल फ्रेमवर्क लाना है। तो सबसे पहले पर्सनल सिक्योरिटी कैसी है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या इनेबलिंग रिसोर्सेज है, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कौन लोग क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं पर्सनल सिक्योरिटी के लिए, फिजिकल और एनवायरमेंटल सिक्योरिटी के लिए क्या चीज़ें यूज़ करते हो। पैरामीट्रिक फेंसेस हैं, आदमी अंदर आता है तो क्या आता है, वो वहाँ पर आपके एक्सेस कार्ड है, बायोमेट्रिक डिवाइसेस है, क्या चीज़ें हैं। उसके बाद मैनेजमेंट और नेटवर्क का मैनेजमेंट कैसे होता है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मैनेजमेंट कैसे होता है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, क्या इनेबलिंग रिसोर्सेस हैं, क्योंकि ये पता चलेगा, ये इन्वेंटराइज होगा, तभी कहीं जाकर हम उसके रिलेटेड कंट्रोल्स लगा देंगे। जब हमें टेक्नोलॉजी पता होगी तभी हम कंट्रोल्स लगा सकेंगे। तो पर्सनल सिक्योरिटी की क्या टेक्नोलॉजी है, कि किस तरह से हम पर्सनल सिक्योरिटी को मैनेज कर रहे हैं, क्या इनेबलिंग रिसोर्सेज हैं, तो फिर हम उसी के हिसाब से कंट्रोल्स लगाएंगे। फिजिकल एनवायरनमेंट सिक्योरिटी की कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और क्या इनेबलिंग रिसोर्सेज हैं, तो उसी के हिसाब से हम कंट्रोल्स लगाएंगे। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग कैसी है, क्या है हमारी, क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, क्या इनेबलिंग रिसोर्सेज है, कौन से वेंडर्स हैं, क्या आउटसोर्स तो नहीं है, कौन सी साइट्स यूज़ कर रहे हैं, वार्म साइट यूज़ कर रहे हैं, कोल्ड साइट यूज़ करेंगे, अगर बीसीपी के लिए, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग के लिए कौन सी साइट्स यूज़ करेंगे, तो फिर हम उसी के अनुसार कंट्रोल्स लगाएंगे। और अगर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हो रही है तो उसमें क्या कंट्रोल्स हैं, इनके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो कंट्रोल फ्रेमवर्क के लिए ना केवल एसेट्स के बारे में, इंफॉर्मेशन एसेट्स और दूसरे एसेट्स के बारे में पता होना जरूरी है, बल्कि इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, पता जरूरी है कि कहाँ पर क्या सिक्योरिटी लगी है और कहाँ पर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है और कौन पर कौन से रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टॉप मैनेजमेंट में हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरामाउंट है। इसके बाद आप क्या करोगे, पॉलिसी, प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करोगे और वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करोगे इंफॉर्मेशन एसेट के रिगार्डिंग।
कि कौन सा इंफॉर्मेशन एसेट किसका है। वैसे जनरली आइडेंटिफाइड होता है, अगर मान लिया सपोज ERP लगी है तो फाइनेंस उसका मालिक है, उस रिसोर्स का, उसका ओनर फाइनेंस है, लेकिन उसका कस्टोडियन IT डिपार्टमेंट है, क्योंकि वो रखेगा कौन, IT डिपार्टमेंट उस डेटा को रखेगा। तो उसके रख रखाव की रिस्पॉन्सिबिलिटी IT डिपार्टमेंट की है, लेकिन उसको चेंज करने की, उसको मैनेज करने की, उसकी बाकी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट की है, क्योंकि वो उस सिस्टम को यूज़ कर रहा है। तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करना पड़ेगा और इंफॉर्मेशन एसेट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। उसके अलावा हमने ये बोला था कि इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स क्रिएट करने पड़ेंगे और ऑपरेशंस क्रिएट करने पड़ेंगे। तो इन एक आपको सेंट्रलाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, एक टीम क्रिएट करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजिक IS सिक्योरिटी इनिशिएटिव और ऑपरेशंस टीम क्रिएट करनी पड़ेगी। उसमें गवर्निंग बॉडी के लोग बैठे होंगे, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग बैठे होंगे, उस या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठे होंगे। ये सेंट्रलाइज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इसकी रिस्क मैनेजमेंट की सेंट्रलाइज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। कई बार IT की स्टीयरिंग कमेटी होती है, वो रिस्क मैनेजमेंट को संभालती है, वही रिस्क मैनेजमेंट को देखती है, तो वो टीम हो सकती है। तो IT सिक्योरिटी के इनिशिएटिव्स और ऑपरेशंस की एक पर्टिकुलर सेंट्रलाइज्ड गवर्निंग फोरम होगा। तो उससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या रिस्क मैनेजमेंट हो रहा है वो देखेगी। कहीं पर भी कोई पॉलिसी बन रही है तो वो पॉलिसी वेट करेगी। तो एंटरप्राइज वाइड IT सिक्योरिटी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। स्टाफ को ट्रेन करना, कंटिन्यूस बेसिस में ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूस बेसिस पर अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग 5 साल में एक जनरेशन चेंज हो जाती है, IT का स्किल ऑब्सलीट हो जाता है। उसके अलावा इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होने चाहिए रिस्क मैनेजमेंट के लिए, इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट के लिए। कि मालूम पड़ा एक थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी आपको सर्टिफिकेशन दे रही है या थर्ड पार्टी ऑडिट कर रही है आपके रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर्स के, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है और रिस्क मैनेजमेंट जो है बहुत ही अननोन में आप जाकर रिस्क को मैनेज कर रहे हो, क्योंकि रिस्क में बहुत सारे अननोन एलिमेंट्स हैं। तो टेक्नोलॉजी भी मूव कर रही है, तो रिस्क मैनेजमेंट भी डायनेमिक होगा, स्टैटिक नहीं होगा। रिस्क मैनेजमेंट जो आपके कंट्रोल फ्रेमवर्क्स वगैरह होंगे वो स्टैटिक नहीं होंगे, वो डायनेमिक होंगे। तो ये पर्टिकुलर ब्रॉडली इन क्रिटिकल चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। कि इन क्रिटिकल चीज़ों में सबसे पहले मैनेजमेंट नॉलेजेबल होना चाहिए, रिसोर्सेज के बारे में आपको पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सही तरीके से होना चाहिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट की एक टीम होनी चाहिए, सेंट्रलाइज टीम होनी चाहिए जो इन सब कामों को देखे। टॉप मैनेजमेंट तो पुश करे एक टीम हो जो इस चीज़ को पुश कर रही है। IS सिक्योरिटी अवेयरनेस और ट्रेनिंग होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो एक इफेक्टिव कंट्रोल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा और पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर जो सिक्योरिटी पॉलिसी बनेगी और सिक्योरिटी पॉलिसी रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रखकर बनेगी। अब हमारी स्टडी अगला टॉपिक कहती है कि फाइनेंशियल ऑडिटर के लिए इंफॉर्मेशन रिस्क और कंट्रोल्स के क्या इंप्लीकेशन होते हैं। सबसे पहली बात ये, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के रूप में आप जा रहे हो तो एक नई चीज़ आ गई है, डेटा आ गया है। लेकिन जो फाइनेंशियल ऑडिटर जो जा रहा है, जो फाइनेंशियल ऑडिट कर रहा है, आप तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के रूप में जा रहे हो, एक एक्स्ट्रा ऑडिटर के रूप में जा रहे हो। एक नया एसेट क्रिएट हो गया जिसका नाम है डेटा एसेट, और वो सारे एसेट से इंपॉर्टेंट हो गया है। अचानक वन फाइन मॉर्निंग डेटा एसेट सारे एसेट से इंपॉर्टेंट हो गया है, और वो इतना इंपॉर्टेंट एसेट हो गया है कि व्हाट्सएप जैसी कंपनी $19 बिलियन में बिकती है और उसमें 50 लोग काम करते हैं। उसकी इतनी वैल्यूएशन है, $19 बिलियन। हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोग साल भर काम करके केवल $1900 बिलियन पैदा करते हैं, और व्हाट्सएप जैसी कंपनी जो कल पैदा होती है और आज $19 बिलियन की हो जाती है। डॉमेट्री में बच्चे खड़े होते हैं, मार्क जुकरबर्ग नाम के बच्चे खड़े होते हैं और एक फेसबुक क्रिएट कर देते हैं जिसकी वैल्यूएशन आज $100 बिलियन है। तो कहने का मतलब ये है कि नए टाइप के रिस्क पैदा हो गए। इंफॉर्मेशन एसेट बहुत इंपॉर्टेंट एसेट हो गया है।
तो इन्फॉर्मेशन एसेट ने क्या किया, एफिशिएंसी बढ़ा दी है ऑर्गेनाइजेशन की। और एफिशिएंसी कैसे बढ़ा दी है, एफिशिएंसी ये बना दी है, जो डेटा आपका बुक्स में रहता था और जो अकाउंटेंट को बोलते थे, वो अकाउंटेंट पान जबाता रहता था और काम करता रहता था, और वो डेटा बड़ी मुश्किल से लाकर आपको देता था। आज की डेट में सिचुएशन उल्टी है, वो डेटा जो है मूव करता है, भागता है। डेटा हार्ड ड्राइव में होता है, हार्ड ड्राइव से डेस्कटॉप में आ जाता है, डेस्कटॉप से ईमेल्स में आ जाता है, ईमेल से अचानक ईमेल शूट आउट होती है और वर्ल्ड के कोने कोने में फैल जाता है। 100 लोगों को अगर आप सीसी कर रहे हो तो 100 लोगों के पास पहुंच जाता है। सॉरी। तो एफिशिएंसी बहुत बढ़ गई है, लेकिन रिस्क भी बहुत बढ़ गया है। कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कभी भी हो सकती है। उसके अलावा वो डेटा किसी को भी पता चल सकता है, इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो जाएगी। मालूम पड़ा वो डेटा डिलीट भी हो सकता है। कल की डेट में ये बोला जा रहा है कि जो आज की डेट में जितना बैंकिंग डेटा है बड़े बड़े सर्वर्स में रखा जाता है, कल की डेट में वो 1 फुट बाय 1 फुट की हार्ड ड्राइव में रखा जाने लगेगा। मतलब हिस्टोरिकल डेटा से लेकर आज तक का डेटा। और फिर कहा जा रहा है कि एक पेन ड्राइव में रखा जाने लगेगा। तो यानी कि उतना बड़ा डेटा अगर एक पेन ड्राइव में आएगा तो वो एक मिनटों में डिलीट भी किया जा सकता है। तो यानी रिस्क इनॉर्मस हो गया है। यानी कि जो 2000 से पहले का डेटा है वो कुछ हमारे पास कुछ पीटाबाइट्स का डेटा है, और आज वो पीटाबाइट्स का डेटा ज़्यादा जगह नहीं लेता है। पहले वो लाइब्रेरीज लेता था। आज की डेट में एक लाइब्रेरी जो है वो 1 फुट बाई 1 फुट बाई लाइब्रेरी जो है 1 फुट बाई 1 फुट, जो यूएस कांग्रेस की लाइब्रेरी है वो 1 फुट बाई 1 फुट हार्ड ड्राइव के अंदर आ जाएगी। इतनी बड़ी हार्ड ड्राइव है, उसके अंदर पूरी यूएस कांग्रेस की लाइब्रेरी आ जाएगी। वो लाइब्रेरी जो कई फ्लोर्स में है और उसमें लाखों बुक्स हैं। तो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ रिस्क हो गया है। तो इस रिस्क वहाँ पर उसके अलावा वायरसेस हो सकते हैं, उसके अलावा कम्युनिकेशन सही तरीके से आप जा रहा है तो उसकी इंटेग्रिटी वायलेट हो सकती है, उसके अलावा क्या है हैकिंग हो सकती है, उसके अलावा ट्रोजन हॉर्स हो सकते हैं, उसके अलावा फ्लड्स आ सकती है, उसके अलावा सुनामी आ सकती है, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी फेल हो सकती है, उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो रिस्क मैसिव आ गया। पहले सुनामी आ जाए, सुनामी तो नहीं, अगर इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाए तो डेटा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि डेटा किताब में रहता था। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में किताबें होती थी, उसमें डेटा रहा करता था। आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाए तो सेंट्रलाइज डेटाबेस की इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाए, अगर HSBC बैंक के सेंट्रलाइज डेटाबेस की इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाए तो पूरे इंडिया के बैंक्स काम करना बंद कर देंगे। HSBC के बैंक्स काम करना बंद कर देंगे। उस पीरियड के लिए सारे ATM काम करना बंद कर देंगे, ब्रांचेस काम करना बंद कर देंगे। तो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ रिस्क हुआ है, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एफिशिएंसी हुई, दोनों चीज़ हुई है। इनॉर्मस एफिशिएंसी आई है और इनॉर्मस रिस्क बढ़ा है। तो हमारी स्टडी ये कहती है कि मोटे तौर पर देखा जाए तो IT के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सेम हैं, कोई नए ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एसेट को सेफगार्ड करना। एसेट एक नया तरह का एसेट पैदा हो गया है, उस एसेट का नाम क्या है? आपका डेटा एसेट है। उसको सेफगार्ड करना है, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है, बाकी सारे एसेट्स को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स मीट आउट करना है। यही तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते थे, ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स होते थे। लेकिन अब क्या है कि किस तरीके से ऑडिट प्रोसेसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अब ऑडिट प्रोसीजर्स अलग टाइप के हो गए हैं। अब कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स यूज़ होने लग गई हैं। तो अब नए टाइप के रिस्क आ गए, बिजनेस रिस्क और दूसरे टाइप के रिस्क पैदा हो गए, क्योंकि IT ऑपरेशंस को डिफरेंट तरीके से करती है। उसमें क्या है, डेटा आपको फिजिकली अवेलेबल नहीं होता है, लॉजिकली अवेलेबल होता है, और यहाँ से पैराडाइम शिफ्ट आ जाता है। आपके ऑडिट प्रोसीजर्स आपको चेंज करने पड़ते हैं, ऑडिट प्रोसेसेस आपको चेंज करने पड़ते हैं, और ऑडिटर को अपने प्रोफेशनल स्किल्स अपडेट करने पड़ते हैं, क्योंकि एक एसेट, डेटा एसेट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। उसको इंफॉर्मेशन सिस्टम की एक मिनिमम नॉलेज लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ नॉलेज होगी तभी वो क्लाइंट के पहले तो वो क्लाइंट के बिजनेस को समझेगा, उसके अलावा उसके सिस्टम्स को समझ पाएगा।
और उसके बाद उसे ऑडिट कर पाएगा। तो ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आईटी आई है तो दो चेंजेस आ गए ऑर्गेनाइजेशन में। पहले क्या होता था, नॉन आईटी होती थी, मैनुअल चीज़ें होती थी, अब ऑटोमेशन आ गया, अब आईटी आ गई, तो दो चीज़ें होंगी। सबसे पहली चीज़, नए रिस्क आ गए हैं और रिस्क के लेवल भी चेंज हो गए, कई चीज़ें बहुत रिस्की हो गई हैं, तो एडिशनल कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। इंफॉर्मेशन सिस्टम आने से क्या हुआ है कि डेटा एज एन एसेट अब किताबों से बाहर निकलने लग गया, मूव करने लग गया, तो बहुत सारे नए रिस्क इंट्रोड्यूस हो गए। कभी मालूम पड़ा वायरस आ गया, कभी कुछ हो गया। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, हमें डेटा की मेंटेन करने के लिए कंट्रोल्स लगाने की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि बहुत नए रिस्क आ गए हैं, नए टाइप के रिस्क आ गए हैं। दूसरी बात यह है कि पेपर ट्रेल गायब हो गई है, एवोपरेट हो गई है। नए टाइप के रिकॉर्ड्स आ गए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आ गए, ई रिकॉर्ड्स आ गए। इवन आज की डेट में आपके एग्रीमेंट्स, ई एग्रीमेंट साइन नहीं होते हैं, लेकिन कल की डेट में क्या है कि ई एग्रीमेंट साइन होंगे। आपको फिजिकली साइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डिजिटल सिग्नेचर अटैच करेंगे, दूसरी जगह भेजेंगे, दूसरा आदमी अपने डिजिटल सिग्नेचर अटैच करेगा और वो एग्रीमेंट कभी पेपर में होगा ही नहीं, पेपर में रखने की ज़रूरत ही नहीं, आपको उसे डिजिटल आप रखोगे, वो ओके है। तो एक आईटी इन्वायरमेंट में बिजनेस इवेंट्स को आप रिकॉर्ड कर रहे हो, पहले तो उन्हें आइडेंटिफाई कर रहे हो, कैप्चर कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, कैटेगराइज कर रहे हो, एग्रीगेट कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, और कोई पेपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। ये सारी चीज़ आप लॉजिकली कर रहे हो, पहले वो फिजिकली करते थे। तो यानी आपका आईटी इन्वायरमेंट ने एक ऑडिट के प्रोसीजर्स आपको यहाँ पर चेंज करने पड़ेंगे। तो आप मैनेजमेंट के पास जाओगे, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आप वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में चीज़ें रखने लगा है, तो वो चीज़ें रिलायबल हैं कि नहीं हैं, ये ऑडिटर के सामने वो प्रूफ करेगा। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स रिलायबली रख रहा है कि नहीं रख रहा है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रूफ करने की। आप तो उन्हें देखोगे, आप उनको ऑडिट करोगे और उसी के बेसिस पर ओपिनियन दे दोगे और कंट्रोल्स चेक करोगे। आप ये देखोगे ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रहे हैं तो सही कंट्रोल्स हैं कि नहीं है, और अगर कोई रिकॉर्ड्स जनरेट हो रही हैं तो वो सही रिकॉर्ड्स सही तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसकी प्रोसेसिंग सही तरीके से हो रही है, क्योंकि लॉजिकल प्रोसेसिंग हो रही है, फिजिकल प्रोसेसिंग अब नहीं हो रही है। तो बेसिकली ये ऑडिटर का काम होगा। ऑडिटर का क्या काम होगा, उसका रिकॉर्ड्स रखना, रिकॉर्ड्स को सही तरीके से रखना। रिकॉर्ड्स जब ई रिकॉर्ड्स हैं तो कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो उसको ये प्रूव करना कि रिकॉर्ड्स रिलायबल हैं, उसको ये प्रूव करना प्रोसेसिंग सही तरीके से हो रही है, उसको ये करना कि जो रिकॉर्ड्स जनरेट हो रहे हैं वो सही रिकॉर्ड्स जनरेट हो रहे हैं, वो उनकी वैल्यू सही है, वो राइट रिकॉर्ड्स हैं और वो रखे जा रहे हैं तो सही तरीके से रखे जा रहे हैं, उसमें कंट्रोल्स रखे गए हैं कि नहीं रखे हैं। अब ऑडिटर का क्या काम होता है, ऑडिटर का एविडेंस लेना और उसके बाद ओपिनियन देना। तो यानी कि ऑडिटर क्या करेगा, एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेगा और यहाँ पर भी वो सफिशिएंट और रिलायबल एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करेगा और उसी के बेसिस पर ऑडिट ओपिनियन करेगा। इसके लिए उसको ऑडिट एविडेंस लेने के लिए बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और बिजनेस के इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब आईटी इन्वायरमेंट आ गया तो बिजनेस का इन्वायरमेंट भी चेंज हो गया है और इसी के कारण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 5 इशू किया है, जो रिस्क असेसमेंट और इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में हमें बताता है। तो बेसिकली ये ऑडिटर रिस्क असेसमेंट और इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में बताता है और ये कहता है कि ऑडिटर को सबसे पहले तो अकाउंटिंग की समझ होनी चाहिए, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की समझ होनी चाहिए, आईटी के इन्वायरमेंट में इन सब चीज़ों की समझ होनी चाहिए और सफिशिएंटली समझ होनी चाहिए ताकि वो सही तरीके से ऑडिट कर सके, एक इफेक्टिव रूप से ऑडिट कर सके, एक इफेक्टिव ऑडिट अप्रोच डेवलप कर सके। और इफेक्टिव ऑडिट अप्रोच तभी डेवलप कर सकेगा जब उसे पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कितना ऑटोमेशन हुआ है, कितना रिस्क उसमें आ गया है और कितना मैनुअल पोर्शन है। तो इन सब चीज़ों को जानने के बाद ही और वो आईटी के इन्वायरमेंट को अगर उसको अगर आईटी के इन्वायरमेंट की समझ है तभी वो ऑडिट कर पाएगा, एक इफेक्टिव ऑडिट अप्रोच तभी कर पाएगा। उसके अलावा वो एक प्रोफेशनली ये जज करेगा कि भैया ऑडिट रिस्क उतना लो ऑडिट रिस्क है कि नहीं है, एक्सेप्टेबल लेवल तक आया है कि नहीं। ऑडिट रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रीजनेबल एश्योरेंस देता है, 100% एश्योरेंस नहीं देता है। तो 100% एश्योरेंस का मतलब है जीरो रिस्क होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है।
तो यानी कि एक्सेप्टेबली लो रिस्क होना चाहिए। यानी ऑडिटर अपना प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ करके ऑडिट रिस्क को एसेस करेगा और ऑडिट प्रोसीजर को इस तरह से डिज़ाइन करेगा कि जो आपका ऑडिट रिस्क है वो लो हो, एक्सेप्टेबल लेवल पर आए। यहाँ पर ऑडिट रिस्क एक्सेप्टेबल किसके एक्सेप्टेबल पर आए? ऑडिटर के जजमेंट के लो, एक्सेप्टेबली लो उसमें आए। यानी ऑडिटर एक तो हो गया मैनेजमेंट क्या कर रहा था, एक मैनेजमेंट, जब रिस्क मैनेजमेंट हुआ था तो मैनेजमेंट का एक लेवल ऑफ रिस्क उसने क्रिएट किया था और मैनेजमेंट एक एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क क्रिएट करेगा। यहाँ पर ऑडिटर एक एक्सेप्टेबली लो ऑडिट रिस्क क्रिएट करेगा, यानी एक लेवल क्रिएट करेगा ऑडिट रिस्क का। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उसके एविडेंस कलेक्ट करने की और ओपिनियन देने की ऑडिटर की है, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर है या फाइनेंशियल ऑडिटर। यहाँ पर हम फाइनेंशियल ऑडिटर की बात कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल ऑडिटर की है। तो फाइनेंशियल ऑडिटर को ये देखा जाएगा कि ऑडिट रिस्क एक रीजनेबल लेवल तक होना चाहिए, सफिशिएंटली लो होना चाहिए, क्योंकि अगर वो रिस्क ज़्यादा हो जाएगा तो ये चांसेस हैं कि इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे दे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मटेरियली मिसस्टेट कर दे। और आईटी के एनवायरनमेंट में तो ऑडिट रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि हाईली सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स आप यूज़ कर रहे हो और एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स यूज़ कर रहे हो कि आज की डेट में जो मोबाइल है, एक रिक्शा वाले के पास जो मोबाइल है, पहले हिटलर उस रिक्शा वाले की उसमें इतनी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है जितनी हिटलर के टाइम पर पूरी दुनिया में प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं थी। यानी कि एक रिक्शा वाले के मोबाइल के पीछे अगर ये मोबाइल पास्ट में चले जाए और ये सोफिस्टिकेशन बढ़ते चले जा रहा है, हर साल ये सोफिस्टिकेशन डबल होता जा रहा है, यानी हर 18 महीने में, हर साल जो कह रहा हूँ, हर 18 महीने में ये सोफिस्टिकेशन डबल होता जा रहा है। तो सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं जिससे थ्रेट्स बढ़ गई है और उसमें एक नई तरीके का जंतु पैदा हो गया है जिसका नाम डेटा है। डेटा को हम ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। डेटा या इंफॉर्मेशन पैदा हो गया है और वो इंफॉर्मेशन अब भाग रही है, एक जगह से दूसरी जगह में भाग रही है। आज की डेट में इंफॉर्मेशन का इफेक्ट आप देख रहे हो, सोशल मीडिया एक जगह से दूसरी जगह तक इंफॉर्मेशन भाग रही है, यूट्यूब एक जगह से दूसरी जगह तक इंफॉर्मेशन, फेसबुक एक जगह से दूसरी जगह का इंफॉर्मेशन, एंटरप्राइज जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसमें ERPs लगे हैं, उसमें इंफॉर्मेशन आप यहाँ क्लिक करते हो, जो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट है वो अपडेट हो जाती है। यानी कि दिल्ली में एक ब्रांच है, उसने एक ट्रांजैक्शन किया तो US में हेड ऑफिस को पता चल जाता है। इस टाइप की ERPs हैं। तो उसमें सिस्टम्स होते हैं कि मंथ एंड होता है, मंथ एंड के बाद ही रिपोर्टिंग होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन उसमें उन ERPs में कैपेबिलिटीज़ है कि अगर इस सेकंड की बैलेंस शीट निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं, इस सेकंड के ट्रांजैक्शन की बैलेंस शीट निकाल सकते हैं। तो आज की डेट में डेटा का मूवमेंट बहुत तेज है। डेटा क्या है? बेसिकली डेटा का मूविंग डेटा क्या है? डेटा इन ट्रांजिट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स है, 0101 है। उसके बारे में हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हाई वोल्टेज लो वोल्टेज होते हैं। हाई वोल्टेज 220 से 240 वोल्ट है या 200 से 220 वोल्ट तक है, तो उसे वन मेजर किया जाता है। और अगर 12 से 14 वोल्ट जा रही है तो उसे 0 मेजर किया जाता है। तो ये एनालॉग वे है। और अगर डिजिटल है तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जाते हैं, यानी कि पल्स गई तो 1 हो गया, पल्स नहीं गई तो 0 हो गया। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं, डेटा मूविंग। डेटा एट रेस्ट क्या है? 0101 है वो भी। तो बेसिक और लेकिन ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ये डेटा पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने लग गया है, तो रिस्क बहुत बढ़ गया है। इसी डेटा से पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में क्या है कि सॉफ्टवेयर है, हवाई जहाज़ में ऑटो पायलट होता है, वो क्या है? बेसिकली सॉफ्टवेयर ही है। सॉफ्टवेयर उस जहाज़ को कंट्रोल कर रहा है। उस ऑटो पायलट के सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी गड़बड़ी आ जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, जहाज़ ही गिर जाएगा। तो रिस्क बहुत हाई हो गया है। उसने एफिशिएंसी बहुत बढ़ा दी है। उसने एफिशिएंसी इस लेवल तक बढ़ा दी है कि अगर सही में देखा जाए 9/11 के बाद US ने देखा तो उसने ये फाइंड आउट किया, उनके पास ये कैपेबिलिटी आज की डेट में आ चुकी है कि अगर वो पायलट को सिस्टम से हटाना चाहें वो हटा सकते हैं। दो वो पायलट को रखे हुए हैं, लेकिन अगर वो पायलट को सिस्टम से हटाना चाहें तो आज की डेट में वो हटा सकते हैं।
पायलट का यूज़ ही नहीं होगा। पायलट इमरजेंसी, एक पायलट होगा वो इमरजेंसी में काम करेगा, बाकी सॉफ्टवेयर ही जहाज़ को उड़ाएगा। इसी तरीके से गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई। वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स क्या हैं, टोटली सॉफ्टवेयर ड्रिवन कार्स हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स 10 लाख किलोमीटर चल गई हैं और उसमें बिल्कुल भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। लेकिन बेसिकली उसमें क्या है, सॉफ्टवेयर है, 0101 से वो डेटा पर खेल रही हैं। तो वो डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, लेकिन इससे रिस्क भी बहुत बढ़ गए हैं, मैसिव रिस्क बढ़ गए हैं। अगर आप उन डेटा को सही तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी एफिशिएंसी आ रही है, और अगर सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे सबसे पहली बात है फेडेड अकाउंटेबिलिटी। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स फिजिकल मार्क्स नहीं रखते हैं। जैसे आप किताब लिखते थे तो उसमें फिजिकल मार्क्स होते थे, फिजिकली आप उसको मिटाना चाहते तो नहीं मिट सकता था, वहाँ पर पता चल जाता था कि किसी ने मिटाने की कोशिश की। पेन से लिखते थे, पेन एक डाई होती थी और वो परमानेंट मार्क छूट जाती थी आपके पेपर में, तो एक ट्रेल क्रिएट हो जाती थी। आपने सिग्नेचर किया, आप ही का सिग्नेचर है। ईजिली आइडेंटिफाई होता था किसने ऑथराइज़ कर दिया, किसने ट्रांजैक्शन ऑथराइज़ किया हुआ है। उस आदमी का पता किया जा सकता था ईजिली। लेकिन आज की डेट में क्या है, ई ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसमें अनऑथराइज ट्रांजैक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे ये हो सकता है कि पिताजी का एटीएम बेटा लेकर चला गया, उसको पासवर्ड पता है, उसने पासवर्ड डाला, एटीएम डाला और पैसे निकाल दिए। अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हो गए। पहले आप बैंक में जाते, पिताजी जाते, वही साइन करते, वो मैच होता, तब पैसा निकलता। मालूम पड़ा फादर का क्रेडिट कार्ड लेकर कोई आदमी जा रहा है, आज की डेट में वैसे तो वो सिग्नेचर होनी चाहिए क्रेडिट कार्ड के पीछे, लेकिन आजकल वहाँ पर वो मैच नहीं करते हैं। तो वो जाता है, उससे वो परचेजिंग कर रहा है, फादर को भी पता है कि बेटा परचेजिंग कर रहा है, तो वो उसके पास SMS आ जाता है, वो कुछ नहीं कहता है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये अनऑथराइज ट्रांजैक्शन है। उसने ब्लैंकेट ऑथराइजेशन दे दिया है, लेकिन अनऑथराइज ट्रांजैक्शन है। तो ये अनऑथराइज, यहाँ पर फेडेड अकाउंटेबिलिटी है। तो कई बार क्या होता है कि ऑडिटर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अनऑथराइज ट्रांजैक्शन को पता करने का। तो अनऑथराइज ट्रांजैक्शन, अगर ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में अनऑथराइज ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर फ्रॉड हो सकता है, वहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन सही तरीके से नहीं पता हो सकती है। तो ऑडिटर को ऑडिट की प्लानिंग सही तरीके से करनी पड़ेगी। अब कंट्रोल्स आ गए हैं। अब कंट्रोल्स क्या हैं, लॉक्स बन जाते हैं, पासवर्ड्स होते हैं, आजकल बायोमेट्रिक्स का यूज़ होने लग गया है। तो जहाँ पर ये कंट्रोल्स हैं, फेडेड अकाउंटेबिलिटी में ये कंट्रोल्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक में क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक में आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, आजकल ई सिग्नेचर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स हैं, मतलब डिजिटल सिग्नेचर्स है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स 1 2 3 4 पासवर्ड भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर्स जो है फॉर्ज नहीं किए जा सकते। आपका डिजिटल सिग्नेचर है, आप ही उसे कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता है। अगर पासवर्ड है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, किसी को भी पासवर्ड याद हुआ वो उसको कहीं पर यूज़ कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर में अंतर है। लेकिन क्या है कि आज की डेट में फेडेड अकाउंटेबिलिटी है, यानी कि कई जगह पर जहाँ पर कंट्रोल सही तरीके नहीं, ERP जो है वो रिकॉर्ड कर लेती है, वो कह लेती है किसके लॉगिन से ये एंट्री पास हुई, इस बंदे का लॉगिन था।